हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपनी जो हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, इसकी हम एंडिंग करने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बात करता हूँ इस टॉपिक की, दैट इज़ डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जो ये जो टॉपिक है ना पूरा, इसके ऊपर एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ इसके बाद इसके ऊपर होते ही होते हैं, जो ये इसके बाद वाले टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट टॉपिक्स पढ़े वो ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स या 3 मार्कर्स 8 मार्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट एंड एविडेंसेस फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स रिमेन। पहली बात तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जाना है, वो जो एविडेंस जो हमें मटेरियल मिले उन्हीं की वजह से जाना है। हमारे पास कोई टेक्सचुअल प्रॉपर रिमेन्स नहीं था। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू दिस सिटीज़ फेल इनटू रुइन। देखो, जो लोग थे ना, जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया तो लोग इस सिविलाइजेशन के बारे में भूल गए। कोई रिकॉर्ड रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जो आम आदमी था वो इनके बारे में भूल चुका था। ठीक है, जो स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स थे वो ओकेजनली लोगों के सामने आने लग जाते थे। कैसे आते थे? जैसे मान लो फ्लड आ गया कभी, या मान लो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनके पास ये जो आर्टिफैक्ट्स है ऊपर निकल जाते थे। जैसे मतलब कोई घड़ा वगैरह होगा दबा हुआ हड़प्पन टाइम का, तो वो वापस निकल जाता था। हड़प्पन का ये चीज़ होगी। और मतलब सील्स वगैरह लोगों को मिलती रहती थी, कोई सारे स्कल्पचर्स मिलते रहते थे, पर लोगों को पता नहीं था भाई ये क्या चीज़ है, क्योंकि लोग इन चीज़ों के बारे में भूल चुके थे। ठीक है, ड्यू टू सॉइल इरोजन, वही बात है, प्लोइंग की वजह से, डिगिंग फॉर द ट्रेजर वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। मतलब हड़प्पा को लोग भूल चुके थे। ठीक है, कनिंगम्स कन्फ्यूजन। जो पहली बात, हमारा कनिंगम कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम। पहली बात तो इनका नाम, पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंगम है। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम। एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिड 19th सेंचुरी में कब थे ये? मिड 19th सेंचुरी का क्या मतलब हुआ? 1850s की अबाउट बात कर रहे हैं ये। ठीक है, उस टाइम पे अलेक्जेंडर कनिंगम डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एमसीक्यू में ये हर बार आती है। ठीक है, ही बिलीव्ड इन रिटन वर्ड्स। ये भाई साहब ना इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। जैसे पहले हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ज़्यादा मेहनत करके ढूंढते थे स्कल्पचर, फिर जाके इनको एज्यूम करते थे इसको इसलिए यूज़ किया जाता होगा, यहाँ पे ऐसे स्ट्रीट्स इसको ऐसे यूज़ किया। वो इन चीज़ों में नहीं मानते थे। वो उन्हें चाहिए थे रिटर्न एविडेंसेस प्रॉपर। ठीक है, तो मतलब भाई साहब को रिटर्न एविडेंसेस चाहिए थे जो उनको मिलते नहीं थे। तो कनिंगम को क्या लगा कि जो अर्ली हिस्ट्री थी इंडिया की, वो स्टार्ट हुई थी फ्रॉम सिक्स, इट वॉज द 6th century BCE टू 6th century, वेट, 4th century CE। अब 6th century का क्या मतलब है? 600 BCE। और हड़प्पा कब ख़त्म हुआ? 1800 BCE में तो हड़प्पा ख़त्म हो गया था। और जो कनिंगम भाई साहब, इनको लगा कि हड़प्पा शायद 600 BCE से 400 CE के टाइम तक था, और जो कि बहुत अलग टाइम पीरियड है। मतलब हड़प्पा और भी ज़्यादा पुराना था। इनको लगा कि हड़प्पा नया होगा। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो होते थे, मतलब जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट आते थे इंडिया में पिलग्रिम का क्या मतलब है? थोड़ा मतलब जो इनके रिलीजियस प्लेसेस है उसको विजिट करना है, तो उनके रिकॉर्ड्स पढ़ने स्टार्ट किए फ्रॉम द 4th to the 7th century CE। मतलब जो उनके रिकॉर्ड जब पढ़ने शुरू किए, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला कि भाई यहाँ पे भी कुछ ऐसा हड़प्पा के बारे में लिखा नहीं है। दे कलेक्टेड द डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन। जो इनको चाइनीज़ बुद्धिस्ट के पिलग्रिम्स मिले, मतलब जो कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स इन्होंने लिखा था, जो पिलग्रिम्स ने कुछ मतलब डायरीज लिखी थी, उसको जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें मिले, तो उन्होंने उसे ट्रांसलेट किया और अच्छे से कलेक्ट करके एक जगह पे प्रिजर्व करके रख दिया। ठीक है, दे ऑल्सो रिकॉर्डेड द आर्टिफैक्ट्स। और कनिंगम, मान लो जब कनिंगम आर्कियोलॉजिकल चीज़ें कर रहे थे, मतलब एक्सकवेट कर रहे थे, तो उन्हें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले, कुछ टूल्स मिले, कुछ बीड्स मिली, कुछ सील्स मिले। तो वो चीज़ हमारे कनिंगम साहब को बड़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने सोचा कि इनकी ना कुछ कल्चरल वैल्यू होगी, तो मैंने इसे प्रिजर्व करके रखता हूँ, ऐसे फेंक नहीं दूंगा। तो अब देखो, जो रही बात चाइनीज़ पिलग्रिम की, ठीक है, चाइनीज़ पिलग्रिम उस टाइम पे आए थे जब हड़प्पा ख़त्म हो चुका था। ठीक है, डिड नॉट फिट वेरी नीटली हिज इन्वेस्टिगेशन। वही बात है, जब हमारे कनिंगम साहब ने चाइनीज़ पिलग्रिम के जो टेक्स्ट पढ़े, उनके जो चाइनीज़ पिलग्रिम के लिए जो लोग आए थे उनके जब टेक्स्ट पढ़े, तो उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ हुई अलेक्जेंडर कनिंघम को, यार ये हड़प्पा जैसी सिटी तो कहीं पे फिट हो ही नहीं रही। और वो भी ऐसी सिटी जहाँ पे प्रॉपरली ग्रिड पैटर्न इन द सिस्टमैटिक सिटी और समथिंग लाइक दीज थिंग्स, ये तो कहीं पे मेंशन ही नहीं किया इन पिलग्रिम ने। क्यों नहीं किया? आपको पता है, ये तो बहुत लेट आया भाई, हड़प्पा तो कब ख़त्म हो गया था। ओके, हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर नॉट फेल।
हाउ ओल्ड दीज वर। देखो भाई साहब, जो कनिंघम भाई साहब है, इनको हड़प्पन आर्टिफैक्ट मिले, बट उन्हें ये चीज़ नहीं पता था कि ये कितने ज़्यादा पुराने हैं। वेराज एक हड़प्पन सील, इंग्लिशमैन कौन होता है, एक अंग्रेज़ आदमी, एक ब्रिटिशर, उसे एक बार ना एक वो मिला था, एक सील मिली। उन्होंने वो कनिंघम को दी, बोला भाई साहब ये देखो, आप तो आर्कियोलॉजी के महान आदमी, आपको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। बट जो हड़प्पन सील जैसे ही इंग्लिशमैन ने कनिंघम को दी, और उसको कनिंघम को पता ही नहीं लगा कि किस टाइम फ्रेम में ये सील बनाई गई थी, या किस टाइम फ्रेम को ये बिलोंग करती है ये सील, या आर्टिफैक्ट, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज ही, लाइक मैनी अदर, थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगैन विद द फर्स्ट सिटीज़ इन द गंगा वैली। कनिंघम को लगता था जब वो मगध एम्पायर बना था, जो मगधा आपने सुना होगा, मगधा एम्पायर, ये वो सो जब बने थे, तो वहीं से इंडिया की हिस्ट्री शुरू हुई थी। उनको लगता था जब गंगा प्लेन्स में लोग रहने आए, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जब लोग सेटल हुए, जब मगधा एम्पायर बना, तो वहीं से ही इंडियन हिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई। इनको नहीं पता था कि इससे पहले भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की कोई एक सिविलाइजेशन पहले हुआ करती थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। द न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? न्यू का क्या मतलब है कि अभी अभी डिस्कवर हुई। क्या एक ओल्ड सिविलाइजेशन जो अभी अभी डिस्कवर की। इस टॉपिक का पहले तो इंटरप्रिटेशन समझ लो। अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, क्या पता इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, वैसे आता नहीं है, ठीक है। मैं बोला एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किस बंदे ने डिस्कवर किया था, मतलब किस आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ के निकाला था कि हड़प्पा जैसी भी कोई जगह है। हिज नेम इज़ दया राम सहानी, इसे याद कर दो। सेकेंड, मोहनजोदारो किस बंदे ने डिस्कवर किया था, उसका नाम है राखल दास बैनर्जी, ठीक है। इन दोनों ने एक चीज़ रियलाइज़ की, जब आर्टिफैक्ट्स इन दोनों ने, मान लो इन्होंने एक सील निकाली दयाराम साहनी ने, दूसरी सील राखल दास बनर्जी ने निकाली, फिर इन दोनों को कंपेयर किया, तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि इट बिलोंग टू अ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। कि जो सील हड़प्पा में मिली, जो हड़प्पा यहाँ पे और मोहनजोदारो यहाँ पे जो ये सील्स मिली, ये दोनों बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है। मतलब इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन सिमिलैरिटीज़ है। इसमें भी एक एनिमल बना है, इसमें भी एक एनिमल बना है, दोनों में कुछ रिटर्न वर्ड्स है जो समझ नहीं आते, ये सब कुछ सिमिलैरिटी मिली। इन चीज़ों को देखते हुए 1924 फाइनली जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। जब जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल ने 1924, डेट याद रखो, ठीक है। जॉन मार्शल ने इन दोनों बंदों की रिसर्च को देखा और इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एक पुराने टाइम में एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी नेम्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर एस एन रॉय, अभी एस एन रॉय कौन है भाई साहब, ठीक है। एस एन रॉय ने एक किताब लिखी थी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। उसमें एक स्टेटमेंट लिखी है, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he had found her। अब देखो एस एन रॉय कौन बंदा है। एस एन रॉय के ऊपर वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे हैं बोर्ड्स में, तो मैं आपको एक और बार कह रहा हूँ, जितने भी सारे अब टॉपिक्स आप पढ़ेंगे इसमें एमसीक्यूज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सारे टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अभी एक इनकी स्टेटमेंट है एस एन रॉय की कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 year older than ही हैड फाउंडर। अब देखो ये जो इंपॉर्टेंट बात ना इंडस वैली की ये नहीं थी कि एक नई सिविलाइजेशन हमें मिली, जो बहुत ज़्यादा एक इसे इम्पोर्टेंट बना देती है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ एक जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन मिली वो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली। कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब है, साथ साथ में। जब मेसोपोटामिया था उसी टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी प्रेजेंट था, ठीक है। अब वही बात है एक्सकवेशन ऑफ द, हाँ तब मेसोपोटामियन साइट्स पे भी जब एक्सकवेशन किए गए तो एक चीज़ मिली वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि मेसोपोटामिया में भी सील्स वगैरह मिली थी। इट वॉज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन बट ऑल्सो ऑफ वन कंटेम्प्रेरी टू द मेसोपोटामिया। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इनफैक्ट जो जॉन मार्शल है, अब हम सीधा जॉन मार्शल के बारे में बात करेंगे। जॉन मार्शल कौन था, इस बंदे ने क्या किया, इससे क्या गलतियाँ हुई, ठीक है। जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भाई साहब भी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। बात ये है, देखो कनिंघम से अलग क्यों है, क्योंकि कनिंघम 1850s में था, ये भाई साहब 1924 तक ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन गया, मतलब बहुत लेट बने थे, ठीक है। फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, देखो पहली बात ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे। प्रोफेशनल कैसे थे हमें कैसे पता, पहली बात इन्होंने ना ग्रीस वगैरह में बहुत ज़्यादा काम किया था। ग्रीस और क्रेटे एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने पहले भी एक्सकवेशंस की थी, मतलब ही वॉज अ एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अब इनका जो पैटर्न था वो क्वाइट कनिंघम के सिमिलर था। कनिंघम और जो ये हमारे पास जॉन मार्शल है, इन दोनों को ज़्यादा इंटरेस्ट बताऊँ क्या था कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। मतलब दोनों के देवर इक्वली नोट कीन टू
लुक फॉर द पैटर्न ऑफ द एवरीडे लाइफ कैसे जीते थे वहाँ के लोग पुराने टाइम में लोग, तो उनके ऊपर दोनों का इंटरेस्ट सेम थे, कनिंघम के और जॉन मार्शल के भी, ठीक है। मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट, अब देखो ठीक है, अब जो मार्शल की एक गलती हुई, जॉन मार्शल ने हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में चीज़ों को उठाना शुरू किया। हॉरिजॉन्टल यूनिट्स का मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, मान लो ये एक ऐसा हॉरिजॉन्टल ये डब्बा बना हुआ है, ठीक है। जॉन मार्शल ने सीधा खुदाई शुरू की, उन्होंने बोला कि भाई जो सब कुछ इसमें मिल रहा है ना उसको यहाँ पे साइड रख लो, एक काइंड ऑफ एक ऐसी यूनिट बना दी। इन्होंने जो स्टैटियोग्राफी थी वो बिल्कुल ही इग्नोर कर दी। व्हाट इज़ द स्टैटियोग्राफी? आप ये देखो, ये जो सबसे डार्क लेयर है ना हमारी बुक में दी हुई, इस डार्क लेयर के ऊपर पूरा फोकस करो और देख पा रहे होगे ना आप, मान लो एक पहाड़ है, देखो ये कैसा पहाड़ है, ये कैसे डाउन पहाड़ टाइप है, ठीक है। फिर मतलब आप एक उस पहाड़ की एक पर्टिकुलर थिकनेस देखोगे, चाहे वो डाउन जा रहा है चाहे ऊपर जा रहा है, जो हमारे वो है मार्शल साहब ने डायरेक्ट गड्ढा खोदा, मतलब जो निकल रहा है उठाओ। वेर एज जो स्ट्रैटिग्राफी होती है वो प्यार प्यार से आप आराम आराम से एक एक लेयर को अलग करोगे मिट्टी से, तब जाके आर्टिफैक्ट्स निकालोगे। दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रैटिग्राफी। जो हमारे मार्शल थे, मार्शल ने स्ट्रैटिग्राफी को कम्प्लीटली इग्नोर किया, एक हॉरिजॉन्टल यूनिट के थ्रू इन्होंने जो आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें बाहर निकाला था। और वेट, हाँ, artifacts recovered from the same sand and they were grouped together even and they were found in the different stratigraphic levels। मतलब बात वही है, इन्होंने एक ही जगह से सारा, मतलब एक ही गड्ढे से सब कुछ उठा के साइड रख लिया। इन्होंने ये नहीं देखा कि हमें प्रॉपरली एक लेयर को छानना चाहिए मिट्टी के, टू एक्सकवेट द आर्टिफैक्ट्स और टू नो देयर काइंड ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। एज अ रिजल्ट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ दीज फाइंड इररिट्रीवेबली लॉस्ट, मतलब वो रिट्रीव नहीं कर पाए थे इन्फॉर्मेशन और वो चीज़ गुम हो चुकी थी हमारे इसमें, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड क्वेश्चंस, अब देखो REM व्हीलर हमारे जो, अब देखो पहला कौन था? कनिंघम चले गए, ख़त्म हो गए, आई मीन उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर जॉन मार्शल आए, जॉन मार्शल भी चले गए। अब आए हमारे पास नए डायरेक्टर जनरल, दैट इज़ REM व्हीलर। फर्स्ट ऑफ ऑल REM व्हीलर वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1944 में, ठीक है। ही गेव इंपॉर्टेंस टू द स्टैटियोग्राफी। ही वॉज अ एक्स आर्मी ब्रिगेडियर, ये पहले आर्मी में रह चुके हैं, एक ब्रिगेडियर रह चुके हैं, तो ये एक आर्मी से एक अपना एक प्रिसीजन, मिलिट्री प्रिसीजन साथ में लेके आए हैं, ठीक है। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्स और बहुत ज़्यादा एक बारीकी में काम करना इनको आता था हमारे REM व्हीलर को, ठीक है। इतना REM व्हीलर का ख़त्म। REM व्हीलर के साथ जब बहुत चीज़ एसोसिएटेड है, दैट इज़ स्ट्रैटिग्राफी। इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी के ऊपर ध्यान दिया था, जो 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 हमारे मार्शल साहब भूल चुके थे कम्प्लीटली, ठीक है। द फ्रंटियर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन हैव लिटिल और नो कनेक्शंस विद द प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज। जो पुरानी हरप्पन सिविलाइजेशन थी उसके जो आज के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। कई साइड्स इंडिया में है, कई साइड्स पाकिस्तान में, मतलब कि जो आज का पार्टीशन हुआ है उसमें उसमें और हड़प्पा में कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं था। मतलब नहीं, उस टाइम पे कोई ऐसा ऐसा जो पाकिस्तान इंडिया नहीं था, एक कंबाइंड लैंड थी जहाँ पे पूरी हड़प्पन वैली फैली हुई थी, ठीक है। क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान एज द मेजर साइट्स, अब देखो जब पाकिस्तान बना तो जो सारी मेजर अच्छी अच्छी साइट्स थी जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा, वो सारी पाकिस्तान में चलेगी। तो उसके बाद इंडिया के पास क्या क्या वो अल्टरनेटिव था, इंडिया ने और रिसर्चेस शुरू कर दी, इंडिया ने नई नई साइट्स ढूंढनी स्टार्ट कर दिया हड़प्पा, ठीक है। एक्सकवेशंस और बढ़ा दी, ट्राई एंड लोकेट द साइट्स इन इंडिया। तो कच्छ में बहुत ज़्यादा, कच्छ रीजन है ना जो गुजरात का, मैं कौन सा बोलूँ, जो गुजरात की जो, मतलब आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा भाई, जो अपर एरिया है वो गुजरात का, वो कच्छ रीजन है, ठीक है। वहाँ पे एक्सकवेशन स्टार्ट की, रिवील्ड नंबर ऑफ द हरप्पन सेटलमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशन। पंजाब में बहुत एक्सप्लोरेशन की, वहाँ पे भी कई सारी साइट्स निकली। वाइल द कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी एंड मोस्ट रिसेंटली धौलावीरा हैव बीन डिस्कवर्ड। कालीबंगा, लोथल जो सारी साइट्स, जो लोथल गुजरात में है, और राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, और जो कालीबंगा जो राजस्थान में है, धौलावीरा जो अगेन गुजरात में कच्छ रीजन में है, ये सब कुछ डिस्कवर करनी स्टार्ट की गई, एक्सक्यूज़ मी, ओके। ये सारी साइट्स नहीं मिली हमें, ठीक है। कल्चरल सीक्वेंसेस, अब देखो ऐसा है ना, अब हर एक आर्कियोलॉजिस्ट का जो क्यूरियोसिटी है वो अलग चीज़ों के लिए होती है, ठीक है। एक टाइप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, उनका जो दे वर कीन टू ऑब्टेन द कल्चरल सीक्वेंस, उनको ज़्यादा कि कल्चरल सीक्वेंसेस क्या होते हैं, मतलब कि एक आज आर्कियोलॉजिस्ट को ज़्यादा फोकस यही करना होता है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ कैसी होती थी वहाँ पे, और दूसरी चीज़ कल्चर का क्या मीनिंग है कि कहाँ कहाँ तक हड़प्पा एक्सपैंड करता था, कहाँ कहाँ तक हड़प्पन कल्चर एक्सपैंड किया था उस टाइम पे, ज़्यादा उसी के ऊपर ज़्यादा ये लोग फोकस करते थे। लॉजिक अंडरलाइंग द लोकेशन, एक आर्कियोलॉजिस्ट है वो सोचते थे भाई नागेश्वर गुजरात के टिप पे ही क्यों बना, नागेश्वर कहीं और क्यों नहीं सेटल हुआ, नागेश्वर जैसी साइड सेटल ही क्यों की गई, ये लोग इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते थे, ठीक है।
दे ऑल्सो ग्रैपल्ड विद द वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स। कई आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्टिफैक्ट्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ट्राई टू फिगर आउट द फंक्शन ऑफ दीज मे हैव सर्व्ड। कई आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्टिफैक्ट्स है उसके फंक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब जो पर्पल में मैंने आपको बताया है वो आर्कियोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट के ऊपर बताया है कि कईयों का कुछ और इंटरेस्ट था, कईयों का कुछ और इंटरेस्ट था। ठीक है, ठीक है। सिंस 1980s द इंटरनेशनल इंटरेस्ट। अब देखो 1980s के बाद ना जो बहुत बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड थे, जो मतलब अमेरिका ब्रिटेन वगैरह की जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका भी ध्यान गया हड़प्पा की तरफ। वो भी इंटरेस्टेड हुए इस चीज़ में, हड़प्पन मोहनजोदाड़ो के ऊपर ज़्यादा इनका इंटरेस्ट किया। ठीक है, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का भी यूज़ करने जाने लगा। ठीक है, सरफेस एक्सप्लोरेशन, क्ले स्टोन मेटल एंड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा, मतलब एट द एंड ऑफ द डे बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊँ ये, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना अब स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। अब टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, पहली बात वर्ल्ड के लोग इन्वॉल्व हो गए थे, और प्लस हमारे पास आज के टाइम में टेक्नोलॉजी थी। इन दोनों के साथ आज के टाइम पे रिसर्च होनी स्टार्ट हुई थी। दैट इज़ वेरी सिंपली मैंने आपको पूरा वो समझा दी नीचे का। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन। हमारे पास हड़प्पा की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। क्यों नहीं है स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट है पर हमें समझ नहीं आती क्या लिखा है उसमें, तो हम लोग स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते बिल्कुल भी। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। तो हम लोग कैसे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, जान पाए, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहली बात मटेरियल एविडेंसेस, क्या क्या मटेरियल एविडेंसेस है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हड़प्पन लाइफ, मटेरियल एविडेंसेस को हमने यूज़ किया फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हड़प्पन लाइफ। मटेरियल एविडेंसेस क्या क्या है, जैसे पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब देखो हाँ, दिक्कत क्या होती है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो टाइम के हिसाब से डिकम्पोज हो जाते हैं। मान लो कॉटन है, हमें कैसे पता है हड़प्पा के लोग कपड़े पहनते थे, मतलब किस तरीके के कपड़े पहनते थे, क्या क्या वो कपड़े पहनते भी थे क्योंकि गर्मी वाला एरिया है तो मतलब ज़्यादा कपड़े भी ना पहने, या हम लोग काफ़ी मतलब ट्राइबल ज़िंदगी जीते थे, क्योंकि क्योंकि देखो ह्यूमंस जनरली स्टार्टिंग में कपड़े नहीं पहनते थे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं था, जैसे क्लोथ्स, लेदर, वुड वगैरह हमारे पास आज के टाइम पे नहीं है। दे डिकम्पोज। ठीक है, व्हाट सर्वाइव आर स्टोन्स, बर्न क्ले एंड द मेटल्स। अब जो आज के टाइम पे सर्वाइव किया है वो सिर्फ जो मतलब स्टोन्स टाइप है, जो इन ऑर्गेनिक मटेरियल वही आज के टाइम पे स्टोर्ड हमारे को मिला है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली द ब्रोकन यूजलेस ऑब्जेक्ट्स वर थ्रोन। मतलब सिर्फ जो ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो यूजलेस चीज़ें थी वही फेंकी गई थी एट दैट टाइम। ठीक है, जो बड़ी वेस्ट था उसे प्रॉपरली रिसाइकिल कर दिया गया था एक टाइम पे। ठीक है, वैल्यूबल आर्टिफैक्ट्स फाउंड इंटैक्ट और ईदर लॉस्ट इन द पास्ट। देखो जो वैल्यूबल आर्टिफैक्ट्स है, कई कई तो पास्ट में ही ख़त्म हो गए। मतलब जो नेचुरल कुछ डिज़ास्टर आए होंगे, फ्लड आए होंगे, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो आधे तो आर्टिफैक्ट वहीं पे चले गए। वही चीज़ पास्ट और होर्डेड एंड नेवर रिट्रीव्ड। और कई आर्टिफैक्ट्स ऐसे जो लोगों ने दबा दिया और आज तक कभी बाहर नहीं आए। लोगों का मतलब है कि होर्डिंग क्या होता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ। जो पुराने लोग क्या करते थे, जो गोल्ड वगैरह का सामान होता था वो ज़मीन में दफना देते थे, सोचते थे कि यहाँ पे कुछ चोरी नहीं होगा, तो बाद में वो लोग खुद ही भूल जाते थे मैंने कहाँ दफनाया गोल्ड। तो दैट इज़ कॉल्ड एज होर्डिंग वगैरह। ठीक है, देखो ये पैराग्राफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कमिंग बैक हियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे। ठीक है, क्लासीफाइंग ऑफ द फाइंड्स। पहली बात तो जो फाइंड्स होती थी ना, जो लोगों को, जब आर्कियोलॉजिस्ट को सामान मिलता था, वो दो चीज़ में से दो तरीके से उसे डिवाइड करते थे। पहली बात मटीरियल जिससे वो बना है, सच एज स्टोन्स, सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी, किस चीज़ से वो बना है। ठीक है, सेकंड होते थे फंक्शन। फंक्शन देखते थे आर्कियोलॉजिस्ट। दो तरीके मैंने कहा ना, क्लासीफाई किया आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रोडक्ट्स को दो तरीके में, दो तरह से, दो दो मेथड से। पहली बात मटेरियल को देखते हुए उन्होंने सेग्रीगेट किया किसी चीज़ को, और दूसरा क्या है, फंक्शन को देख के। फंक्शन क्या क्या थे, पहली बात, आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन वेदर द आर्टिफैक्ट इज अ टूल और ऑर्नामेंट और बोथ। मतलब कि वो जो हमारा आर्टिफैक्ट मिला है उसका फंक्शन क्या है, कि वो आर्टिफैक्ट है, ऑर्नामेंट है, टूल है, वो चीज़ क्या है। ठीक है, अब ये फंक्शन का हम पता कैसे लगाते थे, पहली बात ना, हम रिजेम्बलेंस विद द प्रेजेंट डे थिंग्स। मान लो कोई कांटा है, कांटे के जो एंड है, एंड वाला पार्ट है, वहाँ पे छेद हुआ है, तो उससे हमें एक चीज़ पता लगती है, यार इट कुड हैव बीन यूज्ड एज अ नीडल, क्योंकि आज की नीडल और दैट टाइप ऑफ नीडल जो पुराने टाइम में फिश के बोन से बनती थी, दैट लुक्स क्वाइट सेम। ठीक है, तो प्रेजेंट डे की चीज़ों से, मान लो पुराने टाइम में देखो एक वो था स्टोन क्वर्न्स, वेयर दैट, वेट जैसे मैं आपको दिखाऊं, हाँ जस्ट टेक एन एग्जांपल। मान लो ये पॉट है, पॉट से आपको लग रहा है कि पता है इसमें कुछ स्टोर किया जाता होगा,
या तो जैसे ये वाला पॉट है, या इसमें भी कुछ स्टोर किया जाता होगा, जैसे ये है, ये छोटा सा है, ये इससे लग रहा होगा आपको कि हाँ ये क्या पता इसे ट्रैवलिंग के लिए एक छोटा सा पानी की बॉटल डाल देते होगे साथ में अपने, मतलब प्रेजेंट डे की जो चीज़ें हैं उसके साथ कंपेयर करके कंक्लूजन निकाला जाता था कि इसका क्या यूज़ होगा इस प्रोडक्ट का, इस चीज़ का, ठीक है। सेकंड है कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड। भाई वो सामान कहाँ मिला है, मान लो आपको कोई स्क्रब टाइप मिल रहा है, ठीक है, कोई चीज़ मिली है जो बहुत ज़्यादा स्क्रब की तरह है और वो आपको बाथरूम में मिली है, तो इसका यही मतलब है कि ये बॉडी वॉश करने के लिए उसे यूज़ करते हो किसी स्क्रब को। मान लो वही स्क्रब आपको कहीं किचन में मिल जाए तो वो आदमी को लगेगा कि भाई इसे क्या पता यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए यूज़ करते हो, मतलब वही बात है कि वो प्रोडक्ट कहाँ मिला है, वो चीज़ कहाँ मिली है, उसको उसके बेसिस पे भी हम फंक्शन डिटरमाइन कर सकते थे चीज़ों के। इनडायरेक्ट एविडेंसेस, देखो आज के टाइम में हमारे पास कॉटन के एविडेंसेस कभी बचेंगे नहीं जो हड़प्पा के टाइम पे हो। मान लो हड़प्पा के टाइम पे कोई कॉटन था, वो आज के टाइम तक तो बचेगा नहीं। वो देखो बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी टाइम के हिसाब से, मतलब इन्वायरमेंट में एसिमिलेट हो जाएगी वो, ठीक है। ओके, तो हमें कैसे पता कि वो लोग कपड़े पहनते थे, वही अगेन दैट द क्वेश्चन अराइजेज। हम जब इन भाई साहब को देखते हैं ना, वेट वेयर इज़ दैट भाई साहब, हाँ ये देखो इन भाई साहब ने कुछ पहना हुआ, लग नहीं रहा कि यहाँ कुछ डिज़ाइन बनी है, फ्लावर पैटर्न बना है, पक्का इन्होंने कुछ ना कुछ तो पहना है, तो मतलब ये कॉटन तो था उस टाइम पे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एविडेंसेस। डिपिक्शन इन द स्कल्पचर, वही बात, स्कल्पचर से पता लग जाता है। देखो हमें इस मोहतरमा को देख के भी पता लग जाता है कि इन्होंने ये चीज़ें पहनी हुई थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा हैविली जूल्ड है, मतलब ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था उस टाइम पे। इनडायरेक्ट एविडेंस का भी यही मतलब है। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस नॉट टू बी अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट। देखो हमें ना किसी चीज़ के बारे में तब तक नहीं पता लग सकता जब तक हमें उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको नहीं पता था कि हड़प्पा कहाँ कब बना है, तो ये भाई साहब बिल्कुल लगे रहे पिलग्रिम में देखने, मतलब जो चाइनीज़ पिलग्रिम आए जो बहुत लेट आए, फ्रॉम 6th century BCE टू 4th century CE के डेटा में छानते रहे कि भाई कहीं ना कहीं हड़प्पा मिलेगा। इन भाई साहब को कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता था कि ये तो बहुत पहले ही सिविलाइजेशन ख़त्म हो चुकी है, ये कहाँ इतने आगे जाके ढूंढ रहे हैं। वही बात, फ्रेम ऑफ कॉन्टेक्स्ट वही है। कल्चरल सीक्वेंसेस इन बोथ इन टर्म्स है, तो कल्चरल सीक्वेंसेस मतलब हिसाब किताब वही है, कंपेयर्ड विद द फाइंड्स ऑफ द मेसोपोटामिया, एग्जैक्टली सेम थिंग जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। द प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, कई चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अनयूजुअल और अनफेमिलियर थी, तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, जो ऐसे अनयूजुअल चीज़ें थी उनको उन्होंने जस्ट एज्यूम कर लिया कि भाई इसका ना कोई रिचुअल इंपॉर्टेंस होगा। जैसे अनयूजुअल और अनफेमिलियर का रिलीजियस सिग्निफिकेंस उन्होंने बता दिया। जैसे हमें एक पता लगता है मदर गॉडेस के बारे में, जो मोहतरमा दिख रही है, दिस इज शी इज़ मदर गॉडेस, और कहा जाता है शी इज़ द गॉड ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का गॉड उन्हें माना जाता है, पहली बात ये। तो ये मदर गॉडेस है, इनको इन्होंने सोच लिया कि इनका भी कोई रिलीजियस वो होगा, इंपॉर्टेंस होगी। सेकेंड इज़ द प्रीस्ट किंग, वेट दिस इज़ द प्रीस्ट किंग, जो भाई साहब अभी मैंने दिखाए थे कॉटन वाले, इनको प्रीस्ट किंग कहा गया। अब ये भी बहुत अनयूजुअल लगे तो इन्होंने सोचा कि हाँ ये भी शायद कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा इन भाई साहब का भी, प्रीस्ट किंग का। और हमें ग्रेट बात मिला, ग्रेट बात को भी इसीलिए इन्होंने रिचुअल सिग्निफिकेंस दे दिया क्योंकि ग्रेट बात के बारे में भी लोगों को लग रहा था भाई ये क्यों बना है, क्या पर्पज़ क्या है इस चीज़ का, ठीक है। फायर ऑल्टर्स, व्हाट आर फायर ऑल्टर्स? फायर ऑल्टर्स मतलब हवन कुंड होता है ना, जो जो शादियों में होता है, आग जलाते हो जहाँ पे हवन करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स को देख के भी इनको लगा कि भाई हाँ इसका भी शायद, ये भी बहुत अनयूजुअल चीज़ है, तो इसको भी हम, इसको भी शायद, इसका भी शायद रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा। और फायर ऑल्टर्स मिले कहाँ कहाँ पे, कालीबंगा में मिले और लोथल में मिले हैं, ठीक है। ओके, अटेम्प्ट्स टू रिकन्स्ट्रक्ट, देखो हमारे पास क्या क्या जो सील्स थी ना, हमारी सील्स में क्या क्या डिपिक्शन थे एट दैट टाइम, ठीक है। सील्स में क्या क्या चीज़ें थी, पहली बात सील्स में प्लांट मोटिव्स थे। प्लांट मोटिव्स आपने सुना है उसके बारे में, पीपल का पेड़, पीपल के जो पेड़ की जो लीव्स है ना, उस टाइप ऑफ पैटर्न में कई सारे, वो जो सारा पैटर्न होता है ना, जैसे उसका पीपल के पेड़ की लीफ का जो पैटर्न होता है वो बहुत सारी सील्स में मिला है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे प्लांट्स बनाए हुए मिले हैं। इससे हमें क्या पता लगता है नेचर वर्शिप का, कि अगर एक ऐसी सील बन रही है तो मतलब वहाँ पे नेचर को वर्शिप किया जाता होगा एट दैट टाइम। एक हमने बहुत फेमस हड़प्पन सील है यूनिकॉर्न, जो हमने जो हमारी बुक के पेज के स्टार्टिंग में जो एक स्कल्पचर बना है ऑफ दिस थिंग, ये देखो ये यूनिकॉर्न एक सींग वाला, इसे यूनिकॉर्न कहा गया है बाय द हड़प्पन्स, नहीं यहाँ पे, ठीक है। यूनिकॉर्न एक हमें ये भाई साहब मिले, इनका नाम था प्रोटोशिवा, एक योगिक पोस्चर में प्रोटोशिवा का हमें एक सील मिलता है, ठीक है। अब देखो प्रोटोशिवा कौन है, अब अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, देखो इस प्रोटोशिवा के ऊपर पहले तो बहुत ज़्यादा डिबेट्स है। अब पहले तो हम प्रोटोशिवा का भी हम एज्यूम करके ही चलेंगे कि ये शायद हमारे शिवजी भगवान ही थे एट दैट टाइम, ठीक है। नाउ प्रोटोशिवा इज़ द मेजर डेटी ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है।
बिसाइड्स, अब प्रोटो शिवा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये मेजर डाइटी ऑफ हिंदुइज्म थे। प्लस हमें दूसरी चीज़ और मिली है, लिंगास। लिंगास क्या होते हैं? शिवलिंग आपने सुना होगा, जो हिंदू रिलीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। लिंगास हमें बहुत सारे मिले हैं, तो इससे बेज्यूम किया जाता है कि ये शायद शिव जी ही हो गए। मैनी रिकन्स्ट्रक्ट द हरप्पन रिलीजन। अब हरप्पन रिलीजन को कैसे रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। मिड ऑफ द assumption that the later tradition provide the parallel with the earlier ones। अब देखो, हड़प जब भी कभी आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी चीज़ को एज्यूम करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट अगर किसी इंक्लूजन में आते हैं, वो पहले ना पैरेलल बिल्ड करते हैं। पैरेलल मतलब कंपेयर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। कंपेयर करते हैं चीज़ों को। उन्होंने मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, मेड अजम्पशन दैट द लेटर ट्रेडिशन प्रोवाइडेड अ पैरेलल विद द अर्ली ट्रेडिशन। जो लेटर ट्रेडिशन है, जो बाद का ट्रेडिशन है जहाँ पे हम रह रहे हैं, दे क्रिएट अ पैरेलल विद द अर्ली ट्रेडिशन। पुराने ट्रेडिशन जो हड़प्पन ट्रेडिशन को आज के ट्रेडिशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें प्रोटो शिवा का सिग्निफिकेंस पता लगता है, ठीक है। प्रेजेंट टू द पास्ट, वी गो फ्रॉम नोन टू अननोन। जो आज के टाइम पे नोन है, हम उसको एज्यूम करते हुए अननोन को गेस करते हैं। वही बात है, हमने इस स्कल्पचर को शिवा क्यों बोला? क्योंकि हमें पता था कि शिव जी भगवान का कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस है कि बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स हैं, मतलब पशुपति एक शिव जी का रूप है, ठीक है। कि हाँ भाई, ये पक्का शिव जी होगी, क्योंकि देखो एनिमल्स भी बहुत सारे हैं और ये योगा भी कर रही है, क्योंकि शिव जी भी मैक्सिमम हमें ऐसे ही दिखाए जाते हैं हिमालय में डूइंग योगा, ठीक है। प्लॉजिबल इन केस ऑफ द स्टोन कोन्स। देखो, ये चीज़ जो प्रेजेंट और पास्ट को कंपेयर करते हैं ना, ये मान लो जैसे डेली नीड्स की चीज़ है। जैसे मैंने आपको एक नीडल का एग्जांपल दिया विद द फिश बोन, ठीक है। फिश बोन भी नहीं, फिश का कांटा कहेंगे हम, ठीक है। हम उसके साथ भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, स्टोन कोअर्न्स का एग्जांपल बताया, ठीक है। इन सब जो मटेरियल चीज़ें हैं, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं ये कंपेयर करके प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। वेर एज जैसे रिलीजन जैसी चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है कि क्या ये चीज़ सही थी या नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसा? जो ये प्रोटो शिवा है, प्रोटो शिवा को हम शिव जी का रूप यहाँ पे कहा, ये जो ये वाला पिंक से मैंने बताया ना, ये प्रूव करता है कि प्रोटो शिवा शिव जी नहीं है, ये कुछ और है। कैसे है? अब जो प्रोटो शिवा है ये शिव जी का एक रूप बताया, और शिव जी का कौन सा रूप बताया? पशुपति वाला, ठीक है। एट दैट टाइम आफ्टर दिस, जैसे ही हड़प्पा ख़त्म हो, उसके बाद जब ऋग्वेद हमारे कंपाइल हुए थे, ऋग्वेद में शिव जी का ऐसा सच मेंशन नहीं था, ठीक है। पशुपति की तरीके से शिव जी इन द लेटर पुरानिक ट्रेडिशन, देखो, शिव जी को पशुपति की तरीके से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता था। शिव जी को रुद्र की तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता था। रुद्र इज़ फार मोर एंग्रियर इंटरप्रिटेशन ऑफ शिवा, अ मोर फ्यूरियस वन, ठीक है। रुद्र की तरह इंटरप्रिटेशन किया जाता था। और जो हमारे रुद्र थे, जो शिव जी का जो रूप था ऋग्वेदा में लिखा हुआ, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, एक पशुपति की तरह बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। मतलब वो कभी भी इतने पीस, मतलब एक ऐसे, मतलब योगिक पोस्चर में कभी डिपिक्ट नहीं किए जाते थे, इतने काम डिपिक्ट नहीं किए जाते थे। ही वॉज अ बिट काइंड ऑफ अ फ्यूरियस पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदास, ठीक है। शिवा इन द लेटर रुद्र इन द ऋग्वेदा इज नीदर डिपिक्टेड इन द पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल्स जनरली विद जनरल द कैटल इन पर्टिकुलर, ठीक है। मतलब वही बात है, पशुपति की तरह नहीं इंटरप्रेट किया गया था, रुद्र की तरह इंटरप्रेट किया हुआ था, ठीक है। नॉर अ योगिक जो रुद्र है, वो ना ज़्यादा योगिक प्रैक्टिसेस वगैरह की के साथ डिपेक्ट किए गए थे इन ऋग्वेदा। नो मैच वेट देर इज दिस इन अदर वर्ड्स डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र इन ऋग्वेदा। अब जो भाई साहब का जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पे निकाला गया है, वो ऋग्वेदा के शिवा के साथ बिल्कुल ऋग्वेदा के रुद्र के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और अब बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ये चीज़ पढ़ी, मतलब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज़ रियलाइज़ की, तब आर्कियोलॉजिस्ट को लगा जो भाई साहब सील में बने, यार ये शिव जी नहीं है, तो ये कौन है? ये है शमना। मतलब प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकता है, शमना इनको कहा गया। अब ये शमना कौन होता है? अब शमना होते हैं कुछ मैजिकल मैन एंड वुमेन जो दूसरे वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और लोगों को हील कर सकते हैं। मतलब एक काइंड ऑफ अ फिक्शनल पर्सनालिटी जो लोगों ने बनाई थी एट दैट टाइम। अब देखो, लिंगास के साथ भी एक कंट्रोवर्सी है। जो ये मैंने लिंगास के बारे में यहाँ पे बताया था ना, वेयर आर दीज आर द लिंगास, ठीक है। लिंगास के साथ भी एक कंट्रोवर्सी थी। कहा जाता है कि यार ये लिंगास ना, ये शिवजी वाले लिंगास नहीं है, ये शायद कोई पुराने टाइम में ना एक बोर्ड गेम हुआ करती होगी। अब बोर्ड गेम क्या होती है आपको पता है ना, चेस चूस होती है, जो लूडो वगैरह होती है, शायद ये उसके जो पीसेस होते हैं ये वो हो गए, ठीक है। या दिस इज़ द एंटायर चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी छोटी होगी। सो दिस इज़
दिस इज़ द एंड। तो वी आर एंडिंग द चैप्टर हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर्स भी आते रहेंगे, सो कीप वॉचिंग। बाय बाय, थैंक यू।